हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है या ये मानिए कि परीक्षा में पेपर को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उनका ध्यान आपने रखना है। पहली बात यह है कि आपने कभी भी जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा ही ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब जेल पेन का आप प्रयोग करते हैं तो जो इंक है वो पेपर के दूसरी तरफ जो है वो नजर आने लग जाती है। या दूसरे ये मानिए कि जब पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और किसी तरह की उसमें थोड़ी बहुत छीलन बनती है तो उससे क्या है, जेल वाली इंक जो है वो फैल जाती है। इसलिए बॉल पेन से लिखने की आपको सलाह दी जाती है। सलाह क्या कि आपने बॉल पेन से ही पेपर को करना है। इसके बाद कि जब पेपर आपको मिल जाता है और आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आपने उस 15 मिनट में क्या करना है कि आपने पेपर की एक बार रीडिंग अच्छी तरह से कर लेनी है। उसमें ये देखना है कि कहीं कोई पेज जो है वो क्वेश्चन पेपर में से मिस तो नहीं है या गलत प्रिंट तो नहीं है। ऐसी संभावना तो बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी आपने उसको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद जो आपको रीडिंग समय मिलता है उसके अंदर जो अपठित गद्यांश है और जो अपठित काव्यांश है और व्याकरण के जो क्वेश्चन है उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और एक पेंसिल आपने रखनी है। जब भी अपठित गद्यांश को आप पढ़े तो पेंसिल से जो है उसमें हल्के हल्के निशान लगा लें। ऐसा ना लगाएं कि दूसरे को जो है वो नजर आए, अपनी नजर में पता चल जाए कि कैसे जो है उसमें प्रश्न के उत्तर जो है वो कहाँ दिए हुए। जैसे यहाँ हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की। हमें पता है कि पेपर का जो हमने पीछे देखा इसमें कि पेपर के अंदर जो है वो दो दो पैटर्न थे, दो पार्ट थे। उसमें एक तो है ये है कि वस्तुनिष्ठ होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है, और दूसरा जो है वो लिखने का होता है। तो बहुविकल्पी भी आपके 40 नंबर के आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, और 40 नंबर का ही आपका लिखने वाला पोर्शन आता है। तो जो 40 मल्टीपल चॉइस के हैं वो अगर बच्चा अच्छी तरह से कर लेता है, उसमें जितनी हाई स्कोरिंग रहेगी वो टोटल पेपर के मार्क्स में उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि जो दूसरे आप पर्सन लिखते हैं तो उसमें तो हो सकता है कि चेकर की नज़र में वो उतना ठीक ना हो तो उसमें कुछ नंबर कट सकते हैं, लेकिन इनमें तो कोई नंबर कटने की कोई संभावना है ही नहीं अगर आपने सही किया है तो सबसे पहले जब आप भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ऐसी सरसरी नजर से जब इसको पढ़ेंगे तो जो जो मुख्य बातें आपको आती जाए तो पेंसिल से उस पर जो है अंडरलाइन हल्की हल्की करते जाएंगे। उसके बाद जो दिए हुए प्रश्न है उनको पढ़ेंगे और उन प्रश्नों के संदर्भ में देखेंगे कि इसका उत्तर कहाँ है, तो ऐसे जो है उसकी अंडरलाइन कर लेंगे। और जब लिखने का समय आएगा, जब उस पर एक बार और अच्छी तरह से कंफर्म करने के बाद ही जो है वो उसको लिखेंगे। तो जैसे यहाँ जो ये गद्यांश दे रखा है और फिर इसके 5 प्रश्न जो दिए गए हैं, उन 5 प्रश्नों को जैसे यहाँ है पहला कि हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है। तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जब देखेंगे उसमें भाई हिंदी फिल्मी गीत और लोकगीत के बारे में जहाँ बताया गया है कि भाई दोनों कैसे होते हैं, दोनों में कोई ना कोई समानता का वहाँ जिक्र होगा, तो उसके हिसाब से वहाँ आप देख लेंगे। इसके बाद जो है हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया है, तो ये भी देखेंगे भाई फिल्मी जो गीत है वो कैसे अपनी जो शब्द संपदा है उसको बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे शब्दों का ज्ञान जो है वो कैसे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो उससे संबंधित या तो पूरी लाइन हो सकती है या उससे संबंधित कोई बीच में छोटी सी बात हो सकती है, तो उसके संदर्भ के आधार पर जो है आप इसको कर देंगे। एक जो इस तरह का आता है कथन ए है और कथन आर है, इनमें ज्यादातर बच्चे जो है वो गलत करते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि दो, एक तो कथन देगा एक कांड देगा। तो कथन को आपने पढ़ना है कि हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं। सही बात है, आज देश के हर कोने में आप देखते हैं कि फिल्मी गीत जो है चलते रहते हैं। फिर कारण बताया गया है कि इन गीतों में राजनीति की अनुगुंजों के साथ देहाती, कस्बाई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। तो ये देखेंगे, हमें पता है कि कथन तो सही है क्योंकि उसमें तो कोई गलत बात कही नहीं गई है। इसके बाद अब कारण बात करनी है। कारण भी गलत नहीं है, सही है,
लेकिन फिर ये ध्यान रखनी है कि भाई ये इसकी सही, क्योंकि कारण दिया गया है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता हो। कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या अगर कर रहा है तो वो सही वाला करे, अगर उसकी सही नहीं आती है व्याख्या तो उसको गलत वाला करे। यानी दोनों सही के बाद आपने व्याख्या से संबंधित भी उसको चेक करना है। इसके बाद जैसे आगे है, हिंदी फिल्म गीतों के संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका है। उपयुक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 3 तर्क दिए, ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं इन्हीं में से कै ख गया टिक कर देते हैं। ये तर्क दिए गए हैं, ये इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इनके नीचे है और उनमें से ये टिक करना है। पहले इन तीनों को पढ़ना है कि क्या तर्क दिए गए हैं। अगर उनमें से तर्क केवल अकेला एक ही सही है तो एक वाला देखिए, कई बार 2 सही हो सकते हैं तो उसमें देखना 2 कौन से सही है वो भी देखना, 1 और 2 यहाँ है, या अकेले अकेला भी 2 भी सही है या 3 भी सही है। तो इनमें जो सही ऑप्शन आपको उस समय देखेंगे, जो पैराग्राफ में आपको दिया रहेगा उसके आधार पर आप करेंगे। इसके बाद आती है कि भाई हिंदी फिल्मों गीतों की जो है विशेषता का पर किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो वो भी उनको अच्छी तरह से जब पढ़ लेंगे, जब आप उस 15 मिनट का जितना अच्छा सदुपयोग करेंगे, ये मान के चलिए कि उतना ही आपको पेपर सोल्व करने में सुविधा होगी और टाइम के अनुसार आप आराम से पेपर को कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ये इनके उत्तर है। जैसे पहले का था भाई ये लोगों के आनंद और उनके शोक, जब लिखना हो तो सबसे ऊपर देखो वहां खंडय थे तो ऊपर आपने खंडय डाल देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर डाल के ये पांचों लगातार यहाँ लिख देने हैं। ये ध्यान रखना कई बार हमें 3 आ गए तो इनके साथ बीच में जगह छोड़ी रखें। पहले जो सही आते हैं बिल्कुल इनको आगे पीछे आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल यही कर दें। लेकिन जो नहीं आते हैं उनके बाद में यहाँ मार्क करके देख ले, और बाद में भी जब पेपर आप कर दे, थोड़ा ये ध्यान रखिए कि पेपर सोल्व करते समय आप 15 मिनट का मार्जिन अवश्य रखें। यानी 15 मिनट पहले जो है आपका पेपर पूरा सोल्व हो जाना चाहिए, ताकि उस 15 मिनट में जो बीच में कोई थोड़ा बहुत काम रह गया है उस पे एक बार दिमाग लड़ाया जा सके, या पूरा हो गया है तो एक बार दोबारा से इन छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेक किया जा सके। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो आता है वो है पठित काव्यांश आता है। देखिए गद्यांश में बच्चे गलती करें या ना करें, लेकिन काव्यांश में बहुत संभावना रहती है कि बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। कारण ये है कि इसकी हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। तो सबसे जरूरी है कि इस पर थोड़ा सा टाइम आप लगाएं, और ये ध्यान रखना कि इसके जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे आप सीधी लाइन का ऐसे के ऐसे मत सोचना कि सीधा का सीधा मिल जाएगा। कई बार कवि जो है, कवि का कहने का भाव एक बार सीधे शब्दों में कहता है, दूसरा उसका इनडायरेक्ट में जो अर्थ होता है तो उसका उत्तर जो है उसमें वो इनडायरेक्ट वाला ही मिलता है, डायरेक्ट वाला नहीं मिलता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लाइनों में उसका उत्तर नहीं रहेगा, लेकिन उसके भाव कहाँ इशारा कर रहे हैं उधर जो है वो रहेगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, फिर इससे संबंधित जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। जैसे हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं में कमेरे का आशय क्या है। वैसे सामान्य रूप से जो गांव में बच्चा रहता है वो जानता है कि कमेरे किसके लिए प्रयोग किया है। तो एक दो प्रश्न तो ऐसे भी होंगे जो आपको सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि उस कविता का कहीं ना कहीं संबंध आपके जीवन में किसी प्रकार के वातावरण से रहा होगा, किसी प्रकार की घटनाओं से रहा होगा। तो उसको देख करके आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उस पर नहीं जाना है, आपने पैराग्राफ को ही ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं जो है कि भाई ऐसा होता है, लेकिन कवि उसको किस दृष्टि से देख रहा है उसके अनुसार हमने उसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ कमेरे, तो हम वैसे कहते हैं मेहनती जो होते हैं हम उसको कमेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर कवि ने किसानों को फसलों का रसिया कहा है, क्योंकि देखिए किसान ही फसलों का सारा काम करते हैं। अब काम करते हैं तो उगाते भी हैं, फसलों को काटते भी हैं, बेचते भी। तो ये तो कोई एक एक जवाब नहीं हो सकता कि सारे पे टिक करोगे आप। अब लेकिन ये हो गया फसलों से प्रेम करते हैं। देखिए रसिया वही होता है प्रेम करने वाला। तो किसान प्रेम करता है क्योंकि अपनी फसलों को अच्छी तरह से उगाता है, अच्छी तरह से काटता है। लेकिन इसका जो एक ऑप्शन है प्रेम, इस प्रेम में सारी चीजें शामिल हो जाती है। और दूसरा ये रसिया जो शब्द है ये अपने आप में प्रेम का प्रतीक है। तो ऐसे ही आप जो है इन सभी को पढ़ेंगे। किसान धरती की सेवा करते हैं, तो सेवा कैसे करता है किसान? क्या उसको गर्मी सर्दी से बचाता है? क्या उसके खेतों में घर बना करके रहता है वो सेवा?
क्या खेतों में फसलें उगाता है या बिना विश्राम किए परिश्रम करता है? तो इनमें से जो आपने उन पंक्तियों में सबसे ज्यादा उचित, देखिए कई बार दो ऑप्शन हमें सही नजर आएंगे, तो आपने उसमें क्या देखना है कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें जो एग्जैक्ट बात है, घुमा फिरा के बात नहीं, पहले देखना ये कि दोनों, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उनमें आपने देखना है कि जो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहा हुआ है उचित आंसर, तो उनमें से जो भी ज्यादा सबसे ज्यादा ठीक रहता है उसको अपने ध्यान में रखते हुए यह करना है। फिर ये उसी तरह से कथन वाला है, क्योंकि आजकल ये एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट का चल गया ये कथन और कारण का, तो इसमें ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बाकियों में उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कत जो है वो इसमें आती है। इसके बाद आगे है कि हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है, तो निम्नलिखित किस पंक्ति का हास्य है? तो उसमें जब आप देखेंगे कि कौन सी पंक्तियां ऐसी है जो फसलों के आवरण को ढकने की बात कह रही है, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। देखिए ढकना सही मायने में क्या, आवरण को ढकना तो तूफानों से मुंह फेरना, रखवाले अपने खेतों के दूर दूर तक, तो आवरण तो अपने आप में क्या है, पहनावा वाला है, तो यहाँ साड़ी पहनाने का जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही ये देखिए पहले का जैसे परिश्रमी था, फिर फसलों से प्रेम करते थे, फिर खेतों में फसल उगाकर बात थी, फिर वो कथन ए कारण सही है और कथन ए कारण ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह नहीं वाला है। कई बार एक होगा सही व्याख्या वाला, एक नहीं वाला, क्योंकि दोनों चीजें सही है लेकिन कारण क्या उसी के संदर्भ में है। जैसे मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ पढ़ाई के अंदर, तो क्या है, ताकि भाई अच्छे नंबर आए, ताकि मैं कक्षा में जो है सफल हो सकूं अच्छे अंकों के साथ। तो कारण उसके संदर्भ में देखना है कि या पढ़ाई की जो मेहनत है वो उसी के संदर्भ में है, उसका कारण वो सही है। ये नहीं कि मैं पढ़ाई की मेहनत करता हूं ताकि खेतों में काम अच्छी तरह से कर सकूं, तो ऐसा नहीं है। तो उसका जो उसी हिसाब से उचित उत्तर लगे वो आपने करना है। तो उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 और करके ये एक लाइन आप छोड़ देंगे। देखिए एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न के बीच में आप 2 लाइन छोड़ दें, और कलरफुल अगर आपके पास पेंसिल है तो उसके बीच में एक लाइन कर दे, ताकि ये नजर आए कि पहला और दूसरा प्रश्न जो है उनके बीच में वो गैप जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आए। 2 लाइन आप छोड़ देंगे तो नजर आएगा, ओवरलैप ना करें किसी को कि लाइन नहीं छोड़ी दूसरा भी उसी के, ताकि चेक चेक करते समय वो देखे कि भाई हाँ ये दूसरा प्रश्न है, तो किसी तरह के छूटने की संभावना चेकिंग में आपकी ना रहे, क्योंकि हर बच्चा जो है वो रीचेकिंग नहीं कराता है। तो रीचेकिंग पे कराने से पहले आप ऐसी संभावना ही क्यों पैदा करते हैं कि किसी तरह का आपके कोई गलत हो सके। इसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न में। अब हमारे व्याकरण के शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले जो आता है वो वाक्य भेद का आता है, जो हमारी रचना के आधार पर है। तो उसके आधार पर आपने देखना है, तो जो भी बेसिक आपको व्याकरण बताई गई है कि इनमें किन बातों का ध्यान रखना है, कि विधेय सरल में एक होना चाहिए, और मिश्र और संयुक्त में विधेय एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन मिश्र में एक के ऊपर दूसरा निर्भर करता है। तो उन्हीं चीजों का दिमाग में ध्यान रखते हुए, और ये ध्यान रखना इसमें आपकी बुक के बहुत सारे जो वाक्य आ जाते हैं। कई बार ये नहीं कि आपके किसी पाठ के ना हो, आपके पाठ के, जैसे यहाँ देखना रसुलन और बतुलन भाई, तो आपके पाठ के हैं, गाना गाया क्यों की, यहाँ क्यों की वाला है, तो सीधा एक वाक्य तो है नहीं, एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये, और एक के ऊपर दूसरा निर्भर है या उसका कारणतार है, और किंतु परंतु ये जो होते हैं, तो सारे जो है एक छोटी की से होता है, तो वो तो मिस्र में है संज्ञा वाला। तो जो भी आपको बताई गई बातें हैं उन्हीं के आधार पर आपने इनमें से छांटना है। तो इसमें देखना, जब आप चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई जैसे ये रसूलन और बतुलन के गीतों में अमरुद्दीन को खुशी, ये तो सरल वाक्य है, ठीक है, इसमें सरल वाक्य में लिखना है इसको। तो ये देख लेना कि यहाँ इसमें कौन सा है, तो बिल्कुल जिसमें उद्देश्य विधेय एक बनाया गया है, तो ये आपका जो यहाँ रसूलन और बतुलन के गायन से अमरुद्दीन को खुशी मिलती है, और रसूलन बतुलन के गीतों से अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। कई बार क्या है कि भाई ऐसे कोई प्रिंट में किसी तरह की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, और लेकिन आपने उसके हिसाब से जो उचित लगे उसको देखना है। कई बार कोई ऐसा हो सकता है, कोई पाठ का एक हिस्सा, कोई छोटा एक शब्द गलत हो, तो आपने उस पर नहीं जाना है, आपने उसको भाव को निकालते हुए देखना है कि वो सही है कि नहीं।
इसके बाद ये दूसरा है, तो जो भी इनमें से यहाँ मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलना है। उसमें सरल वाक्य छांटना था, 4 वाक्य दे दिए थे। इसमें ये मिश्रित वाक्य आपको दिया गया है, उसको संयुक्त में बदलना है। तो संयुक्त में आप किंतु, परंतु, और ये करेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है वो देख लेना इसमें। जैसे दूसरी बार हलदर साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ तो और से आपने इन दोनों को जोड़ दिया था जो था। फिर मिश्र वाक्य का उदाहरण, यानी नीचे वाक्य दिया गया रहेगा, उनमें से देखना आपने कौन सा मिश्र वाक्य है, तो जो भी रहे उसको सही आपने उसको मार्क कर देना है, उसको लिख देना। फिर चौथा ये है कि भाई यहाँ क्या है, 4 वाक्य दे दिए और उनमें से छांटना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें देखना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई अकेला एक भी हो सकता है। तो आपने चारों को पढ़ते जाना और देखते जाना कि कौन सा उसमें सही है। जैसे असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, तो बिल्कुल सरल। मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा और किंतु इनसे आ गया, तो ये संयुक्त है। जैसे ही रमेश आया, तो जैसे ही रमेश आया, ये तो मिश्र में है के ऊपर दूसरा निर्भर है। उसके बाद विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा, तो से आ गया। तो इस तरह के इसमें जो सही लगेंगे वो आपने कर देने हैं। इसके बाद ये पांचवा जो आता है इस तरह का आता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 देते हैं। कई बार क्या होता है, इनमें से हमें एक बिल्कुल सही पता है, तो पहले उसको देख लेंगे। इन 4 ऑप्शन में देखेंगे कि वो कौन सा उसमें सही है। जैसे सुरेश के आ जाने से सब पर्सन हो गए। अब सुरेश के आ जाने से सब पर्सन हो गए, चलिए दिमाग में आपके नहीं आ रहा। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहुत बहते खून को लावे में बदल दिया। तो अगर ये आपको बदल लगता है, इसकी समझ में आ रहा है कि भाई इसमें क्या है, ये देख रहा है कि भाई मैं युवा थी और से पता चल गया कि संयुक्त है। अब इसमें देखिए दूसरे का तीसरा संयुक्त है, तो इसमें देखिए दूसरे का तीसरा बी में है और सी में है, तो इसका मतलब इन दो में से उत्तर होगा। तो फिर आपने किसी एक और पे, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि की आ गया, की का ध्यान है कि आपको संज्ञा उपवाक्य होता है। लेकिन दूसरी बात ये ध्यान रखना, उसमें इसलिए और किंतु परंतु भी नहीं आता है। उसमें यह है कुछ लोग दान करते हैं कि, कुछ लोगों ने दान किया कि, करने को कहा कि, इस तरह के होते हैं। अभी यहाँ पहले ही इसलिए के और परंतु है, या पहला आप देख सकते हैं सुरेश के आ जाने से सब पर्सन हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला सुरेश के आ जाने से सब पर्सन, यानी सुरेश आया तभी जो है वो सभी पर्सन हुए। ये तो पहले का जो है ये मिस, तो इसमें जो है इस ये देखते हो कि तीसरे में यहाँ दूसरा है और यहाँ तीसरे में पहला है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो बी होगा, वह। तो ये उनके उत्तर हैं। फिर तीसरे के आप उसी तरह से प्रश्न नंबर 3 डाल करके उत्तर करके ये सारे इकट्ठे एक साथ करेंगे। जो भी अच्छे आते हो इनको आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके पांचों के या 4-5 जो भी रहते हैं उनके उत्तर एक साथ हो। ये नहीं कि 3 यहाँ कर दिए और 2 कहीं आगे जा करके किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आता है वाच्य पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ भी ये 4 नंबर का आता है, 5 आते हैं। आपको जो 4 बेस्ट आते हो, बिल्कुल सही आते हो, तो 4 ही करने हैं, 5वां नहीं करना है। अगर आपको 4 सही नहीं आते हैं, कोई 3 सही आते हैं, तो आप पांचों ही करेंगे, फिर 4 नहीं करेंगे। यानी सही है तो आप उतना ही। देखिए जैसे डॉक्टर आपको डोज देता है कि ये आपको बीमारी है और आपने इतनी ही लेनी है, तो मैं तो यही कहता हूं कि जब भी आप उसी डोज को फॉलो करें, यानी आपको सही 4 आ रहे तो 4 ही करें, 4 ही पूछे तो 4 ही करें, 5वां ना करें। क्योंकि अतिरिक्त करने से एक तो आपका समय खराब होगा और दूसरा जो चेकर है उसके दिमाग में ये भी होगा। पहले कई बार क्या होता है कि पहले 4 जो हुए वो बिल्कुल सही नहीं हुए, उसमें कोई एक हल्का कमजोर पड़ गया और 5वां बिल्कुल अच्छा रह गया। तो फिर देखो रूल तो यही है कि भाई पहले 4 जो किए हैं उनके नंबर दिए जाएं। लेकिन वही बात है कि भाई जो चेक करने वाला है वो अपने दिमाग में किस तरह का रखता है, वो बच्चे का भला दे। वैसे तो बच्चे के भले पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप किसी को मौका ना दें कि कोई दूसरा जो है वो आपके नंबर काटे। तो इसी तरह से ये वाच्य के भी 4 आएंगे,
5 आएंगे, लेकिन आपको 4 करने रहेंगे। ये 4 ये है, 5वां जो है उसी तरह से मिलान का आएगा, 2 कॉलम रहेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक आपको सही मिल जाए उन ऑप्शन में चलते हैं। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो बिल्कुल पहला है कौन नहाते हैं गर्मियों में, तो ये कर्तरी का है। तो कर्तरी वाच्य का पहले में देख लेना, है दूसरा कर्तरी वाच्य है। तो इसमें भी दूसरे पहले का दूसरा सिर्फ यहाँ बी में है और एक डी में है। तो बी और डी में से आप देखना। फिर एक दूसरा पढ़ना, गोपाल से पत्र लिखा जाता है। तो गोपाल से क्या लिखा जाता है, जवाब मिलता है। तो इसका मतलब एक कर्म वाच्य है, तो दूसरे में उसके हिसाब से देख लेना है। बी में दूसरे का तीसरा है, तो यहाँ तीसरा ही जो है वो कर्म वाच्य है। तो इसका सही उत्तर जो है वो फिर बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जो अगला इसे इसके उत्तर लिखने का तरीका है कि प्रश्न नंबर 4 डालिए उत्तर और उसी तरह से उसके सारे ऑप्शन जो है यहाँ लगातार कर दे। अगर 4 बिल्कुल सही है, यहाँ मैंने पांचों करके दिखाए हैं उनके उत्तर के लिए, तो आपने 4 ही करने हैं, बिल्कुल सही आते हैं। 4 नहीं आते हैं, 3 ही आते हैं, तो फिर आप दोनों का भी करें। अब अगला प्रश्न है 5वां, पद परिचय का। इसमें ये ध्यान रखना, पद परिचय में क्या है कि आपने एक एक पार्ट, इसमें 4-5 पार्ट रहते हैं। जैसे यहाँ इसका हम देहरादून घूमने गए, तो हमें पता हम क्या है। सबसे पहले अगर संज्ञा है तो संज्ञा चेक कीजिए, संज्ञा नहीं है तो फिर सर्वनाम पे आइए। तो यहाँ संज्ञा तो है नहीं हम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम के यहाँ 1 और 2, एक तो ख में है और एक ग में है, तो इन पे अब आपने दिमाग लगाना है। उसके बाद प्रथम पुरुष दोनों में है, पुल्लिंग भी दोनों में है। अब बहुवचन और एक वचन की बात, तो हम बहुवचन होता है तो बहुवचन वाला ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ आके एक अंतर हुआ, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो इसमें जल्दबाजी ना करें कि पहली 3 देख ली और टिक कर दिया, क्योंकि 3 और किसी दूसरे में भी ठीक है, लेकिन चौथी पांचवी किसी में गलत है, तो उसके हिसाब से आपने ये देखना। तो इसी तरह से ये 5 पार्ट यहाँ आएंगे और 5 में से आपने कोई 4 करने रहेंगे, तो उसी के हिसाब से आप जो भी इनमें से उचित रहे वो आप करते रहेंगे। और इनके उत्तर फिर उसी तरह से प्रश्न नंबर 5 और उत्तर लिख के ये पांचों पार्टों को एक साथ यहाँ आप कर देंगे। अब अगला है अलंकार का। अलंकार आपने पता है कि हमारे 4 ही अलंकार है। तो जो 4 के अलावा आपने 9th में पढ़े थे अलंकार, उन अलंकारों के यहाँ उत्तर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कभी ये सोचे आप, आपके दिमाग में आए वो 4 अलंकार यहाँ हमारे उत्तर का हिस्सा नहीं बनेंगे। उत्तर हमारे वही 4 अलंकार आएंगे जो हमारी 10th में रहेंगे, जिसमें से उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है और श्लेष है। तो ये 4 ही आएंगे। अब जैसे पहले में उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अनुप्रास, तो अनुप्रास ना हमारे में है ना यमक है, तो उत्प्रेक्षा और श्लेष 2 पे आपने दिमाग दौड़ाना है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो। अब ज्यो, जनु, मानो, मनु जो शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा है, तो आपने उन अलंकारों की पहचान याद रखनी है। मानवीकरण में मानव का रूप रहेगा, श्लेष में एक शब्द एक से ज्यादा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो उसमें ध्यान रखना कि अंत में 2-3 शब्द मिलेंगे और उनके बीच में कोमा रहेगा, तो वो श्लेष का है। जिसमें निर्जीव और सजीव कोई भी चीज रहे उसको मानव का रूप दिया जाएगा, वहां मानवीकरण रहेगा। तो उस मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा से, मानो आ गया। तो फिर उसी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो ये वसंत का था, हमारी कविता अट नहीं रही है उसमें है। तो कभी वसंत जो मौसम है वो कभी हर घर में सांस लिया जाता है, तो इस तरह का नहीं है। तो वो मानवीकरण, क्योंकि वसंत को जो है एक मानव का रूप वहां दिया गया था। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण छाटने हैं, यानी ऊपर दिया उस अलंकार का, तो उनमें जो 4 पंक्तियां रहेगी नीचे उनमें से देखना। तो उत्प्रेक्षा की पहचान मानो, मनु, जानो, जनु है। तो यहाँ जनु जो है यहाँ इसमें घ में आया, तो उसके हिसाब से अब देखिए, सुब्रन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर, ये 3 है। 3 शब्द आ गए यहाँ, कोमा इसमें मिस प्रिंट में है, तो यहाँ 3 शब्द आगे कोमे वाले। तो ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये 3 शब्द आगे तो पता है कि श्लेष में एक ये सुब्रन शब्द जो है इन तीनों के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ श्लेष हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप अपने उत्तर प्रश्न नंबर 6 करके उत्तर करके सारे एक साथ जो है वो लिख देंगे। 5 बिल्कुल सही आते, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 5 में से 4 करने हो तो 4 बिल्कुल सही आते, वही आप लिखे, 5वें पे समय खराब ना करें। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 7वां, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही
पठित गद्यांश आता है। तो ये तो आपको पाठ पढ़े हुए रहते हैं, तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जो मेन दिक्कत आती है वो अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके आप सारे नहीं कर पाते, उसके 1-2% कई बार ऐसे आ जाते हैं जो हमें सोचने पर विवश कर देते हैं। उसके दो उत्तर एक जैसे से हमें नजर आते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते हैं, तब हमें उनका अंतर जो है वो पूरी तरह से समझ में आता है। तो ये तो पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ा रहता है, जीभ कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तो अभी आगे बढ़ गई, जीभ कस्बे में रुक गई, आगे बढ़ गई में रुकने का तो काम ही नहीं है। जीभ कस्बे में रुक कर आगे बढ़ गई, लेकिन ये जीभ कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तो कस्बे को छोड़ा यानी पहले रुकी नहीं, सीधी बढ़ गई। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है, जीभ कस्बे में बिना रुके आगे बढ़ गई या जीभ कस्बे में रुक कर, तो रुकी तो थी नहीं, क्योंकि कहना है वहां कस्बा छोड़कर, तो वहां रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। हवलदार साहब किसके विषय में सोचते रहे, तो इसमें पूरी जो बात है मूर्ति के बारे में ही है। तो इसी तरह से ये 5 रहेंगे। फिर ये ध्यान रखना, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के नाम और सभी पाठों के लेखकों के नाम याद हो, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा आपका आ सकता है कि जिसमें उसके लेखक का नाम पूछ लिया जाए, कविता है उनके कवियों का नाम पूछ लिया जाए। तो आपको सभी पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम, सभी कविताओं के नाम और उनके कवियों के नाम याद होने चाहिए। उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर पूरे कर पाएंगे। उसी तरह से प्रश्न नंबर 7 है करके, और उसके सारे उत्तर को एक साथ देखिए। यहाँ देखिए, मैंने पहला, मैंने तीसरा बाद में कर दिया। कई बार क्या है, ऐसे लिखते समय 2 की जगह 3 बन गया, तीसरा कर दे, कटिंग करने की बजाय। तो या दोनों में लिखे गए तो ध्यान रखना, क्योंकि ये ख जो पीछे लिखते हो, कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ एक डाल दिया लेकिन यहाँ क डाला, अरे यहाँ क वाला ना लिख करके ख लिख दिया। तो ये भी ध्यान रखे, जो आपने आगे जो लिखा है ऑप्शन, उसी का ही ये पीछे वाला हिस्सा हो। इस बात को भी आपने कंफर्म करना, अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर एक एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका उत्तर जो है सही है कि भाई आडंबर से दूर रहना है और भगवान की भक्ति करते रहना है, ईश्वर की भक्ति करते रहना है। तो ऐसे ही यहाँ इसके साथ हमने प्रश्न नंबर 8 और उत्तर करके यही हमने दोनों के एक साथ यहाँ लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। ये पठित काव्यांश है। मैंने कहा था कि सभी कविताओं के आपको नाम याद रहने चाहिए और उसके कवि के नाम रहने चाहिए। तो ये पढ़े हुए रहते हैं, आपने अगर कविताएं अच्छी तरह से पढ़ रखी है, क्योंकि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारी कविताओं में से सबसे जरूरी पाठ है। अब ये भी मान के मत चलना कि इसी में से पठित काव्यांश आएगा, कई बार बिल्कुल आसान लगने वाली कविताओं में से भी दे देते हैं। तो अब सारी कविता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी में से भी वो आ सकता है। तो उसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों करने रहेंगे, तो आपने पांचों करने। दिमाग में ये नहीं रखना कि पहले 5 में से 4 थे, 4 करने थे। ये पठित के अपठित के सारे 5-5 के आते हैं, यानी 20 नंबर का काम हमारा ये पठित गद्यांश काव्यांश और अपठित काव्यांश और गद्यांश, ये 20 नंबर का रहता है। तो इनके पूरे 5 प्रश्न जो है वो आपने करने हैं। तो इसी तरह से इसके बाद इसका उत्तर लिखा, प्रश्न नंबर 9 और उत्तर और उसके सारे ऑप्शन एक साथ यहाँ आपने कर दी। कोई एक नहीं आता है तो यहाँ खाली जगह छोड़े रखे, और जब आप उसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं, जब समझ में आ जाता है तो लिख दे आप। इसके अलावा छोड़ करके कहीं दूसरी जगह आप ना लिखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। तो जो कविताओं में से आता है एक एक नंबर का, कि कोई भी 2 कविता में से 2 प्रश्न यहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन यहाँ रहता है वो आपने टिक कर देंगे। जैसे दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को शिशु का धूल दूषरित शरीर प्रतीत होता है, कैसा लगता था। तो यहाँ देखिए उसने कहा था ना, मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो जलजाद, यानी कमल का। तो उसी तरह से यहाँ सुंदर कमल वाला, क्योंकि कविताएं आपको पढ़े रखते हो या पाठ पढ़े रखते हो, तो इनमें ऑप्शन देखने की बजाय आपके दिमाग में वैसे ही आ जाता है। फिर इसके ऑप्शन को जल्दी से जैसे देखेंगे तो तुरंत जो है वो उसका सही उत्तर आपको पता चल जाता है। तो यहाँ इसके प्रश्न नंबर 10 उत्तर डाल के दोनों इसके यहाँ एक साथ आप कर देंगे। वो तो थे 1 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी मल्टीपल चॉइस। 4 उनके ऑप्शन थे, जो सही था वो आपने लिखना था। उसमें बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अगर सही लिखा है तो पूरे के पूरे 40 नंबर आपको मिल सकते हैं।
मिल सकते क्या, मिलेंगे अगर आप उसको बिल्कुल सही करेंगे तो। लेकिन जहां तक वर्णनात्मक की बात है तो यहाँ आपकी लेखन शैली देखी जाती है। कई बच्चों को ज्ञान तो बहुत रहता है, उस पर्सन के बारे में बहुत चीजें रहती है, तो यहाँ अपना वो ज्ञान नहीं दर्शाना है कि 2 नंबर को आप 10 नंबर का बना दें। 2 नंबर का है तो दो ही उसकी जो सबसे रिलेवेंट बात है वो आप लिख दें, तो आपका कोई 1 नंबर भी नहीं काटेगा। कहीं बकवास इन प्रश्नों में लिखने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ था पहला, क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा? अगर लगा तो क्यों? उसको युक्ति संगत उत्तर देंगे। देखिए, नवाब साहब का व्यवहार, मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ, तो मुझे तो सामान्य नहीं लगा। देखिए, यहाँ मैंने हमें शब्द लिख दिया था, गलत हो गया था। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे नीला नीला कर देते हैं, उस पर सभी की नजर जाती है। अगर ये शब्द गलत हो गया तो मैंने ऊपर इसके छोटा सा एक क्रॉस लगा दिया, उसके बाद सही शब्द लिख दिया। मुझे भी पता है कि ये शब्द मेरा गलत था, इसके बाद चेक कर जब करता है वो देखता है हमें और मुझे लिखा है, इसका मतलब इस पर क्रॉस लगा हुआ है, ये गलत है। तो ऐसे नहीं कि इसको नीला नीला कर दिया, वो बिल्कुल खराब रहेगा। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय कटिंग ना करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखे और बिल्कुल जायज बात जो है वो इसमें लिखे। तो सामान्य नहीं लगा क्योंकि उन्होंने, देखिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जानबूझ करके, लेखक कौन देखा, जब लेखक चढ़ता है उसकी तरफ देखता भी नहीं। इसके बाद वो, देखिए, उससे बात नहीं करता है, और उस खीरे को कैसे वो धोता है, कैसे छीलता है, कैसे काटता है और कैसे सूंघ करके उसको फेंक देता है। ये कोई ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब ये सिर्फ ये ऐसा उसको करना ही नहीं चाहिए था। उसने सिर्फ ये किस लिए किया? अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। तो यही इनकी मुख्य बातें, वही आपने यहाँ लिख देनी है। इसके बाद इसके इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे और आपने 3 करने रहेंगे। आपने 4 नहीं करने, क्योंकि 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के 3 है। मैंने यहाँ पूरी करके दिखा रखे कि उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आपने तो जितना पूछा गया है उतना ही करना है। दूसरा, महानगरों की फ्लैग कल्चर और लेखक मनु भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो देखिए, फ्लैट कल्चर क्या होती है? सब एकल जीवन जीते हैं, किसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो मनु भंडारी अपनी पड़ोस कल्चर की बात कर रही है, वहां सभी जो है मिल करके रहते हैं। बच्चा जो है वो अपने आंगन से दूसरे के आंगन में, पहले क्या है, संयुक्त परिवार रहते थे, इकट्ठा आंगन रहता था, एक मोहल्ले के बच्चे भी पूरे मिल करके खेल लेते थे। लेकिन शहरों में तो पड़ोस के बच्चे के साथ मिल करके भी नहीं खेलते। तो ये है, कोई सुख दुख में शहरों में शामिल नहीं होता। गांव में तो पूरे गांव के दुख में शामिल हो जाते थे, पड़ोस के घर की तो बात छोड़ी। तो ये ऐसा जो पाठ में दिखाया गया है वही एग्जैक्ट बातें आपने यहाँ लिखनी है। ज्यादा उदाहरणों के माध्यम से नहीं समझानी है कि मेरी पड़ोस में कि अंकल ये रहते हैं, उसने ऐसे मदद। उदाहरण यहाँ नहीं देना है, जो एग्जैक्ट बातें हैं वो आपने लिखनी है। फिर मंगल ध्वनि का अभिप्राय क्या है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 पार्ट बन गए। पहले मंगल ध्वनि क्या है? तो मंगल ध्वनि क्या है भाई? जो ध्वनि है मांगलिक अवसर, जो भी खुशी का रहता है, उस पे वाद्य यंत्रों की सहायता से जो ध्वनि निकाली जाती है वो मंगल ध्वनि। फिर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं? ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसमें दोनों पार्ट के बराबर नंबर रहेंगे, या कई बार ऐसा आ जाता है ये तो 2 नंबर का है तो एक एक करके दोनों के मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने, कई बच्चा एक पार्ट को ही इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है, दूसरे पार्ट को बिल्कुल छोड़ देता है। उसके दिमाग में ये रहती कि मैं तो उत्तर बहुत बड़ा लिख के आया था, बड़ा अच्छा लिख के आया था, लेकिन मेरे तो नंबर कम आए। जैसे हम यहाँ पेपर चेक करते हैं, फिर वो कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मैंने बहुत लिखा था। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि बेटा आपने एक पार्ट को ही इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे को तो छुआ ही नहीं, तो उसके नंबर आपको कहाँ से मिले? इसका मैक्सिमम नंबर आपको 1 है तो 1 दे दिया गया। तो अगला है, सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वही होता है जो किसी नई चीज की खोज करता है, और वो चीज जो है मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, मानव के विनाश के लिए नहीं। तो ये जो है, ऐसे आप प्रश्नों के उत्तर जो है लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा गया है प्रश्नों के उत्तर, जो जायज बात थी वही लिखी गई है। तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मैथ में ही पूरे नंबर मिलते हैं, हिंदी में भी पूरे नंबर मिल सकते हैं, आप अगर उस पर्सन के अनुसार उत्तर लिखते हैं तो। इसके बाद अगले पर्सन पे चलते हैं। ये कविताओं से संबंधित भी उसी तरह से 3 पर्सन, 4 आएंगे, 3 करने रहेंगे, तो आपने 3 ही करने हैं। जैसे यहाँ 2 पर्सन है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के माध्यम से बताया? तो श्री कृष्ण ने गोपियों के एक निष्ठ प्रेम को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से बताया। अब उदाहरण तो उसमें 5-6 दे रखे हैं, तो 5-6 को पूरी डिटेल में नहीं लिखना है।
जो डायरेक्ट शॉर्ट में करके आप दो को एक लाइन में आप बना सकते हैं, दो को एक साथ मिला। जैसे यहाँ देखिए, हारिल पक्षी को से साथ अपना संबंध किया, लकड़ी और हारिल पक्षी, एक निष्ठ प्रेम, क्योंकि हारिल पक्षी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, इसलिए गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ती। दूसरा था गुड़ और चींटी वाला है, तो दोनों उदाहरण यहाँ बता दें। आपको इसमें 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, बशर्ते कि आप स्पेलिंग ज्यादा गलत ना करें। देखिए, एक आध ध्यान, और वो नीला कटिंग करके नीला ना करें, क्योंकि ओवरऑल किसी का भी एक नंबर रहता है, तो उसमें ही जो है मैटर आपने बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन बहुत सारी कटिंग कर दी, तो उसी तरह से वो आधा नंबर काट देंगे। तो आप कटिंग से भी आपने बचना है, शब्दों को शुद्ध लिखना है, और जो बातें पूछी गई है सिर्फ वही बातें आपने कहनी है। तो इसके बाद था साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। राम साहसी थे, शक्ति भी थी, लेकिन कितने उनके साथ जो है विनम्रता थी। लक्ष्मण साहसी थे, शक्ति थी, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी, वो झुकते नहीं थे। तो अगर देखिए, विनम्र व्यक्ति रहता है, विनम्र व्यक्ति को दुश्मन भी इज्जत की नजर से देखते हैं। जो हमारे विरोधी है वो भी कुछ समय तक विरोध करेंगे, लेकिन वो भी मानने नहीं आएंगे। देखिए कितना अच्छा है ना, कितना उसके पास साथ है, कितना ताकतवर, लेकिन कभी इस तरह का घमंड नहीं करता, कभी ऐसी बातें नहीं करता। ताकत है, ताकतवर किसी कमजोर को मार सकता है, हर कोई मार सकता है जो भी ताकतवर है, लेकिन एक ये है कि उसको मारता नहीं है, उसको समझाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वही बातें यहाँ आपने बतानी कि साहस और शक्ति तो हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ अगर विनम्रता हो तो उससे क्या फायदा होता है, वो बातें आपने यहाँ बता देनी है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, क्योंकि देखिए समय क्यों नहीं है, कवि जो अपने जीवन में, कवि का जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जो वो बताना चाहे, और जो दुख के पल थे उनको अगर इस समय फिर याद करता तो फिर दुख होगा, इसलिए वो कहता है कि भाई अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर इस समय वो याद करता है तो फिर दुखी हो जाएगा। फसल के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा, हाथ का स्पर्श, क्योंकि फसल को पानी दे दो खूब, पानी खूब उसको मिल जाए, पानी भी है खाद भी है, ठीक है, लेकिन उनको देने वाला नहीं है, हाथों से काम करने वाला नहीं है, तो फसल कैसे होगी। इसलिए फसल को हाथों के स्पर्श और महिमा कहा गया, हाथों की। तो ये थे कविता से संबंधित जो हमने 3 प्रश्न करने थे, या चारों किए हैं, लेकिन आपने 3 ही करने हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपने फालतू करने ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए आपको चारों करके बताए हैं कि आप इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। अब ये है जो हमारी दूसरी बुक है, जो कृतिका है। वे तो क्षितिज वाले थे, कृतिका वाले जो है, यहाँ 4-4 नंबर के 2 प्रश्न करने होते, 3 दे रखते हैं तो 2 ही करने, उनमें 2 नंबर के थे, तो इसमें मैटर थोड़ा सा आपने ज्यादा लिखना है, लेकिन ज्यादा उदाहरण यहाँ भी नहीं देने, जो एग्जैक्ट बातें हैं वही आपने बतानी। जैसे माता का प्रेम पिता के प्रेम से अधिक गहन होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस पाठ में क्या था, वो तो जो पाठ पढ़ता है वही जानता है, वही बातें लिखनी है। वो बातें अलग, वो बातें सेम हो सकती है कि हमारे बचपन में हमें भी माता, कुछ तो कॉमन ऐसे रहते हैं जो सभी के जीवन में उसी तरह होते हैं, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं, क्योंकि इन प्रश्नों के पीछे लिखा रहता है कि पाठ के आधार पर लिखिए, अपने विचार नहीं थोपने हैं किसी पर। जो लेखक ने, जो कवियों ने जो वहां बातें कही है, वही बातें आपने लिखनी। तो ये पाठों के हैं, तो लेखक ने जो बातें कही है वही आपने लिखनी। तो भोलानाथ देखिए अपने पिता से प्रेम करता था, दिन भर अपने पिता के साथ खेलता था, खाना हो, खेलना हो, नहाना हो, पूजा करनी हो, सभी काम जो अपने पिता के साथ करता था पाठ में। लेकिन जब उनके पास मुसीबत आई, जब वो सांप वाली घटना घटित होती है, तो अपने पिता के पास नहीं जाता है, पिता को छोड़ करके माँ के पास जाता है। तो ये बातें कितनी गंभीर रूप से दिखा रही है कि चाहे बच्चा पिता से कितना ही प्रेम करें, लेकिन उनका जो असली प्रेम है वो तो माँ से होता है, और स्वाभाविक भी है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तब माँ के साथ ही रहता है, क्योंकि दूध जो उसका खाना है वो माँ से मिलता है, इसलिए उसका लगाव शुरुआत से हो सकता है। हर चीज के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे पाठ में जो जैसे बताया गया उसके हिसाब से आपने करना है। दूसरा है मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न के उत्तर में क्या कारण बताया। देखिए, लिखने के कारण बहुत सारे होते हैं, मैंने कहा कि यहाँ 4 नंबर का है, तो 4 कारण, जैसे मैंने यहाँ आंतरिक व्यवस्था, एक आदमी अंदर से विवश हो जाता है, नहीं मुझे तो लिखना ही चाहिए। जैसे अब मैं
यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे को दिक्कत आती है पेपरों को कैसे करें। तो मैं विवश हूँ कि मुझे अभी ये बनानी पड़ रही है। तो एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक आर्थिक व्यवस्था होती है, यानी पैसे की तंगी है तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो काम करता है। तीसरा है कि प्रकाशक और संपादक का आग्रह। आप कोई एक बार काम करते हैं, जैसे मैंने बच्चों के लिए एक बार वीडियो बना दी, बच्चों को अच्छी लगी तो बच्चे बार बार कहेंगे सर इस पे और बना देना, सर इस पे और बना देना। तो मैं क्या करूंगा, कुछ दिन टालूंगा, फिर मैं सोचूंगा बार बार मेरे ऊपर दबाव आएगा तो फिर मुझे बनानी पड़ेगी। तो ये ऐसे फिर है प्रसिद्धि पाने के लिए, कुछ अपना शौक नहीं, मैं ये काम करूंगा तो मुझे नाम, मेरा नाम होगा, तो वो नाम के लिए करते हैं। तो ये बहुत से कारण होते हैं, लेकिन 4 नंबर का 4 कारण आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न, मेहनत कश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है, शहर का नाम लिखना है। उसके बाद क्यों कहा जाता है, उसके कारण बताने, जैसे गैंगटोक को कहा जाता है तो 2 नाम, गंगटोक भी दिखाया गया है, गैंगटोक भी दिखाया गया, तो 2 नाम आते तो ब्रैकेट में आप डाल के वो नाम लिख सकते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े मेहनती थे, शहर बहुत सुंदर था। तो ये सुंदर ऐसे ही नहीं था, यहाँ के लोगों का बड़ा योगदान था, गंदगी नहीं फैलाते थे। यहाँ की सुबह देखिए, पहाड़ी का तो वातावरण ही अच्छा होता है, तो सुबह का, शाम का हो, रात का हो, मतलब सब जगह आप देखोगे वहां सुंदरता ही सुंदरता लगा नजर आती है। और ये जो प्रकृति का नजारा है और जो वहाँ की संस्कृति की सुंदरता है वो लोगों की बनाई है। लोग बहुत प्रेम करते हैं अपनी वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से और अपनी संस्कृति से, तो उनको बनाए रखते हैं, किसी तरह को उनको गंदा नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है बादशाह, बादशाह मतलब मेहनत, वहां के लोगों ने मेहनत की है, वो है बादशाह सही। तो ये अब आगे चलते हैं, ये हमारे अनुच्छेद वाला आएगा, जो 14वां प्रश्न आएगा, ये 6 नंबर का आता है। मैं बार बार बच्चों को यही बताता हूँ कि बेटा इनमें से एक तो लिखना है, लेकिन जो लिखना है वो उनके संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना है। आपने अपना ज्ञान नहीं थोपना है यहाँ, आपसे जो पूछा गया है सिर्फ आपने वही बताना है उसी के हिसाब से। जैसे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, यहाँ ये इसके 3 संकेत बिंदु दे दिए। हाँ, ये ध्यान रखें, इन संकेत बिंदुओं के अलावा शुरुआत में थोड़ी भूमिका बना दे और अंत में उसका कंक्लूजन कर दे, ये आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है इन 3 पॉइंटों पे दे, क्योंकि 6 नंबर का है तो हर एक पॉइंट के बराबर वैल्यू है इन पॉइंटों की। ये नहीं कि एक पॉइंट को आपने तो पूरे पेज पे एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे की 3 लाइन लिख दी, ऐसा नहीं। हर एक पॉइंट में एक दो तीन लाइनों का अंतर हो सकता है, लेकिन एक तो 10 लाइन लिखे, एक 3 लाइन लिखे, ये उचित नहीं। 10 लाइन लिखी है, 12 लाइन लिखी है, 8 लाइन लिखी है, 10 और 8 या 12 और 10, ये एक दो लाइनों का अंतर चल जाता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं करना है, बराबर की वैल्यू इनको देनी है। तो इन 3 पॉइंटों पे आपने जो अच्छा लगे, जिसके बारे में अच्छा, आप शुरुआत में जो 15 मिनट में रीडिंग कर रहे हैं उसमें अपने दिमाग में बिठा ले कि मुझे किस पर लिखना है, और उसी के बारे में सोचे और अच्छे से अच्छा लिखे। तो यहाँ तीनों पॉइंटों पर मैंने लिख के दिखाया है। जैसे वहां संकेत बिंदु थे अमृत महोत्सव का अर्थ, इससे पहले मैंने भूमिका बनाई 2-1 लाइन, ठीक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने 2-3 लाइनों की भूमिका बना देनी। फिर अमृत महोत्सव का अर्थ मैंने यहाँ समझा दिया 4-5 लाइनों में। उसके बाद, क्योंकि ये अनुच्छेद है, प्रस्ताव नहीं है कि आपने बड़ा करते जाना है, अनुच्छेद को अनुच्छेद ही रहने देना है। इसके बाद था इस महोत्सव में होने वाले समारोह, कौन कौन से समारोह होते हैं, कैसे होते हुए यहाँ बता दिए। फिर महोत्सव का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है, ये जो हम करते हैं तो इसका इससे क्या मिलता है, तो वो सारी बातें यहाँ बता देंगे। तो उन्हीं 3 पॉइंटों पे, और लास्ट में देखना ये पॉइंट कर दिया, उसके बाद में ये 2 लाइन मैंने लिखी, इनका कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यहाँ जो है पूर्ण रूप से पाया गया है, जो बातें बताई गई है, और ये काम जो है जिन्होंने भी ये शुरू किया या जो भी इनमें योगदान दे रहे हैं, काम जो है उनका सराहनीय रहा है। इसके बाद जो दूसरा था भाग्य और पुरुषार्थ, यहाँ भूमिका बना दी 2 लाइनों में। उसके बाद था आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसमें उदाहरण नहीं देना है कि जैसे राम था वो मेहनत नहीं करता था, मोहन मेहनत करता था, वो उसमें आलसी नहीं था, तो वो जीवन में ऐसे उदाहरण नहीं देने, उदाहरणों से बचना है। जो बात बिल्कुल उससे रिलेवेंट है वही लिखनी है। उदाहरण बार बार रिपीट नहीं करने हैं, उदाहरणों से बिल्कुल बचना है। और अगर कहीं बाय द वे कहीं बीच में कोई छोटा सा दे दिया जाए
तो बार बार रिपीट नहीं करना है कभी, क्योंकि सोचो उसी को रिपीट करके बड़ा बना दिया, अब मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। बातें होनी चाहिए, एक बात बार बार नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ तो बताने में जब बताने लग, जब एक बात को बार बार बता देते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास बहुत बार बार करते रहते हैं उसको, लेकिन जब पेपर की बात आती है तो रिलेवेंट चीज ही लिखते हैं। जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए कितना ही समय लगा लो, लेकिन एक समय का बाउंड है हमारा कि कम से कम समय में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना है, तो उसी तरह की बातें बताई जाए जो बच्चा समझ सके। दूसरा था भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है, तो उदासीन कैसे रहता है, तो वो बात बता दी भाई। इसके बाद भविष्य का निर्माण करना, अपनी पुरुष ये परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल देता है। भाग्य को कैसे बदलता है? पुरुषार्थ पे छोड़ने वाला व्यक्ति, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति भाग्य है। कोई कहे मेरे भाग्य में ये नहीं है, अगर किसी को पता चल जाए मेरे भाग्य में ये नहीं है, तो उसके लिए जब वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तीसरा जो है पर्वतीय स्थल की यात्रा। तो उसी तरह से भूमिका बनाई, फिर प्राकृतिक सौंदर्य पहला संकेत बिंदु था, उसके बारे में लिखा। फिर यात्रा वर्णन था, यात्रा का यहाँ वर्णन के बारे में लिखा। फिर सांस्कृतिक महत्व था, तो सांस्कृतिक महत्व के बारे में लिखा। और आखिरी में हमने यहाँ कंक्लूजन निकाल दिया 2 लाइनों में। तो यहाँ थोड़ा सा छोड़ करके एक पैराग्राफ के रूप में से यहाँ लिख सकते हैं ये हेडिंग। कई बार क्या होता है, हेडिंग डाले या ना डाले, लेकिन ऐसे पैराग्राफ में वो लिख देने हैं तो वो भी ठीक है। ऐसा नहीं कि हेडिंग ही आप यहाँ लिखे, हेडिंग ना लिख करके भी आप ऐसे पैराग्राफ में, लेकिन रहेगी वो बातें उसी हेडिंग से संबंधित, तो भी कोई गलत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। जो पत्र आता है हमारा, पत्र एक आता है औपचारिक, एक आता है अनौपचारिक। मैंने पत्रों की भी वीडियो बनाई थी कि उसमें बताया था कि औपचारिक का फॉर्मेट क्या है और अनौपचारिक का फॉर्मेट क्या है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छी तरह से आए, जिसके बारे में आप ठीक प्रकार से लिख सकें, उसी को आपने लिख देना, लेकिन फॉर्मेटिंग का जरूर ध्यान रखना है। आपने पता है औपचारिक में विषय आएगा तो विषय लिख देना है, अनौपचारिक में विषय नहीं आएगा तो भूल करके भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे देखे गए हैं जो फॉर्मेटिंग में भी अब तक भी गलतियां कर रहे हैं। तो मेरी उन सभी बच्चों को सलाह ये है कि फॉर्मेटिंग में किसी तरह की गलती ना करें। मैटर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग ही गलत है तो उसके नंबर कितने भी काट सकता है। ये सोचता है 10th क्लास का बच्चा है, इसको अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक का अंतर ही मुख्य रूप से नहीं पता। तो औपचारिक जब लिखेंगे सबसे ऊपर अपना पता लिखेंगे, तो अपना कोई पता वहां नहीं दिया हुआ है तो परीक्षा भवन क्या कहेगा लिख दो। उसके बाद जो अधिकारी को कर रहे हैं उस अधिकारी का ऊपर और उसके डिपार्टमेंट का जो भी एड्रेस है वो वहां लिख देंगे। फिर विषय लिखेंगे, फिर आदर सूचक जो भी शब्द है, श्रीमान जी है, सम्मानीय है, महोदय है, वो शब्द प्रयोग करके अपने मैटर पे यहाँ लिखेंगे। और अंत में जो है नीचे धन्यवाद कहते हुए आप भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, जागरूक नागरिक, जो भी वो शब्द है उसके रिलेवेंट जो लगे वो करके अपना नाम लिख देंगे। अब यहाँ नाम दक्ष दिया हुआ है तो आप दक्ष है, अब आपका नाम आकाश था तो आप आकाश नहीं है। हमें लिखने की आदत पड़ी रहती है कि अपना नाम लिखें, नहीं, यहाँ भूल जाना है हमें अपने आप को। यहाँ जो हमें बनाया गया वही है। तो दिशा और दक्ष दोनों बनाए गए हैं कि दिशा लड़कियां लिख दे और लड़के दक्ष लिख दे, लेकिन जो चेक करने वाला है उसको क्या पता ये लड़का है या लड़की, तो आप कोई भी इन दो में से नाम लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपने दक्ष ही बनना है। ये तो क्लास के लिए है कि जो लड़के हैं वो दक्ष बनेंगे, जो लड़कियां हैं वो दिशा बनेंगी। पेपरों में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम क्लास में तो जानते हैं ये लड़का है या लड़की। इसके बाद आगे चलते हैं हम अनौपचारिक की। तो ये अनौपचारिक दिया हुआ है कि आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ रहते हैं, उनको देखते हो आप और साक्षर करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने दोस्त को भी सलाह लिखनी है कि वो भी इस तरह का कार्य करें। तो यहाँ देखिए अपना पता आ गया, परीक्षा भवन क्या है, दिनांक आ गया। उसके बाद ना वो दूसरा पता है ना विषय है, ना उसी तरह अब ये प्रिय मित्र मानव, क्योंकि यहाँ मानव ये दिखाया गया है साक्षर करने का, तो ये हम मानव ये रहा, देखो मित्र का नाम मानव है, तो अब मानव को ही संबोधित करते हुए लिखना है। और आप दक्ष है तो नीचे आपका तुम्हारा मित्र है, प्रिय मित्र है, तो यहाँ दक्ष ही लिखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये एक तो सव्यर्थ का आता है और एक ईमेल में से दो रहते हैं, तो या तो आप सव्यर्थ लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे। देखिए सव्यर्थ थोड़ा बड़ा पड़ता है लेकिन आसान रहता है।
ईमेल छोटा पड़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है। और जिनको पत्र लिखना आता है, सीधी सी बात है, क्योंकि औपचारिक ईमेल होता है। औपचारिक जिसको पत्र लिखना आता है वो ईमेल में क्या दिक्कत है, बस ऊपर के थोड़े फॉर्मेटिंग में ध्यान रखनी है, बाकी तो मैटर उसी तरह से लिखना है। तो इसमें सौविर्त लेखन में, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने पूरा जो एग्जैक्ट सौविर्त में होता है वो बताया गया। सबसे पहले थोड़ा सा प्रार्थना पत्र छोटा सा लिखते हैं, भाई सेवा में करके जो भी वैकेंसी निकली है, जैसे यहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी निकली और आपने उसके लिए विज्ञापन देना है, उसके लिए अपना सौविर्त भेजना है, विज्ञापन जो निकला हुआ था, आपने कहीं न्यूज़पेपर में देखा था या कहीं भी देखा था, वो जिक्र कर देना है। तो यहाँ विषय वही, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन। श्रीमान जी, मैंने दैनिक जागरण, किसी भी अखबार का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ मैंने दैनिक जागरण लिख दिया है। आप कोई भी अखबार का नाम लिख सकते हैं, जहां भी आपने देखा हो, जो भी आता हो, अपने सही नाम लिख सकते हो, नाम या गलत नहीं लिखना है। उसमें एक विज्ञापन देखा था, पता चला था भाई आपके विद्यालय में जो है पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है, खाली है, तो मैं उसके लिए अपना सौविर्त भेज रहा हूँ, इतना लिख करके अब अपना जो मेन सौविर्त का काम है वो यहाँ कर देंगे। सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे, मैं कौन हूँ, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा पता क्या है, मेरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। ये क्योंकि पहले तो ये इतने होते नहीं थे कि ईमेल आईडी कोई रखता था या मोबाइल रखता था, पहले तो लेटर के माध्यम से होता था, तो पता जरूरी होता था क्योंकि उसका जवाब उसी पते पे आना होता था। आजकल तो फोन से बता देते हैं या मेल आ जाती है उसके उसमें। तो वे इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपने 10th से शुरू करनी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट पे ही होती है, बाकी किसी पे नहीं होती, तो 10th की का जिक्र जरूर करना है। जो यहाँ बातें लिखेंगे वो उनके साथ नीचे हम करके वो उसकी फोटो कॉपी, जैसे फॉर्म भरते थे तो फोटो कॉपी मांगते थे, वो लगाते थे, तो यहाँ आपने लिख देनी है। इसके अलावा कोई और, पहले 10वीं फिर 12वीं, इसमें था लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन के लिए बी लिब वाली होती है, तो वो बी लिब वाली यहाँ लिख देनी है, क्योंकि उसमें दिया हुआ था तो बी लिब के यहाँ था। फालतू अगर आपके पास है कोई डिग्री तो आप लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई और काम कर रखा है, कोई अन्य योग्यताएं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, कोई दूसरी भाषा आती है, या उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने पहले कहीं काम किया है, या कोई आपको दूसरे कोई उससे संबंधित पुरस्कार मिले, तो वो सब बातें यहाँ आप लिख सकते हैं। और अंत में आपने लिखना है कि भाई मैं उद्घोषणा करता हूँ जो मैंने ऊपर ये जानकारी दी है वो सारी सत्य है। और उसके बाद अपनी डेट, अपना नाम, स्थान जहां से, और साइन आपने करके भेज देने। तो ये था सौविर्त लेखन का। जो मुख्य रूप से है वो ये पार्ट है, व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक जानकारी। और इसके नीचे वो पहले वाला ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर ज्यादा कटेंगे। ये तो पूरी तरह से सौविर्त का था कि भैया कैसे क्या क्या बातें हो सकती है। देखिए हमें नौकरी पानी है, एक नौकरी के लिए हजारों अप्लाई करते हैं, तो हमारे अंदर कोई खास होगा तभी वो हमें रखेगा, तो अपनी सारी बातें यहाँ कोई छोड़नी नहीं है, हर एक बात यहाँ लिखनी है, क्योंकि वो हमें नहीं जानता, वो तो हमारे सौविर्त से जानेगा कि हम क्या है। तो अपनी सारी जानकारी यहाँ रखें। इसके बाद ईमेल पे चलते हैं, इसके अथवा में ईमेल आती है, तो ईमेल का लिखने का तरीका बता ही रखा, प्रेषक प्रेषिती, ये कार्बन कॉपी या इंग्लिश के साथ में करें। कार्बन कॉपी ना लिखते हैं तो आप प्रतिलिपि लिख दें, क्योंकि कार्बन कॉपी को हम प्रतिलिपि कहते हैं, तो सही हिंदी का शब्द यहाँ हम प्रतिलिपि लिखेंगे। अगर ध्यान में नहीं आता तो सीसी जो है कार्बन कॉपी है, हिंदी के शब्द यहाँ रहने चाहिए, इंग्लिश के ब्रैकेट में आप डाल दें, लेकिन अकेला इंग्लिश से आप शुरू करेंगे तो नंबर कटेंगे। अकेला हिंदी लिख देंगे तो ठीक है, हिंदी के साथ ब्रैकेट में इंग्लिश के शब्द डाल देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर अगर अकेला इंग्लिश में आप लिखेंगे तो बिल्कुल ही गलत है, आपके नंबर कटेंगे। तो ये 4 ऊपर के हैं। अब मेल आईडी तो अपनी है और जिसको भेज रहे हैं वो है। देखिए दिनांक ऊपर हम मेल भेजते हैं ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ दिनांक आप एक साइड में डाल देंगे, समय डालने की जरूरत नहीं, दिनांक आप डाल दें। समय भी डाल देते हैं तो वो गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जो मेल भेजते हैं वहां समय भी आता है, डेट भी रहती है, तो यहाँ उस हिसाब से इधर डाल दे या सबसे ऊपर लिख दे। इसके बाद औपचारिक ईमेल होता है तो वो विषय आएगा, फिर उसी तरह से वो श्रीमान जी, फिर अपना मैटर यहाँ लिखेंगे। मैटर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कभी टाइम इसमें ज्यादा लगा हुआ, जो रिलेवेंट बातें हैं वही आपने यहाँ लिख देनी है। और जब आप ये लिख देंगे उसके बाद लास्ट में जो करेंगे आप मेल का, उसमें निवेदक
या प्रार्थी करके अपने साइन या अपना नाम यहाँ लिख देंगे। इसके अथवा में जो दूसरा आता है वो विज्ञापन का आता है। विज्ञापन में जैसे यहाँ स्मार्टफोन बेचना है, मैंने कहा कि जब भी आप विज्ञापन बनाते हैं स्केच पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्केच पेन पेज के दूसरी तरफ भी आ जाता है। आप हमेशा एक पेंसिल पेन आते हैं, एक वैक्स कलर भी आते हैं। वैक्स कलर की ये रहती है कि उसके ऊपर हमारा दूसरा पेन नहीं चलेगा, लेकिन जो पेंसिल कलर है वो सबसे अच्छे रहते हैं, ना वो दूसरी साइड इतना दिखते हैं और ना ही उनको रब करना हो तो रब भी हो जाते हैं और हमारा पेन उन पर आसानी से चलता है। तो स्मार्टफोन है, इस पे बनाना है तो सेल 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 कर दे। फिर स्मार्टफोन का फोटो जो भी चीज है उसका छोटा सा एक फोटो बना दे। फिर उस पे जो उसकी जो क्वालिटियां हैं वो एक तरफ लिख दे और जो उस पे आप ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर के बारे में यहाँ बता दे। और ये भी लिख दे एक समय सीमा निश्चित है, मतलब सीमित समय के लिए है, ताकि लोग जो है वो जल्दी से जल्दी है। और नीचे अपना जो है पता लिखते हैं। वो पता में मुख्य रूप से आजकल मोबाइल नंबर है, कहीं दुकान खोल रखी है तो यहाँ दुकान का पता भी लिख देते हैं मोबाइल के साथ साथ। तो जैसे भी जो आए। और देखिए विज्ञापन तो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से विज्ञापन होते हैं उनको तो अपना सामान बेचना है। तो उसकी जब तक सही सही बातें बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं लिखेंगे कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो जितना अट्रैक्टिव ये आप बना सकते हैं उतना बनाइए, लेकिन ज्यादा कलर का प्रयोग ना करें, ज्यादा ड्राइंग भी ना करें, ड्राइंग भी रिलेवेंट हो और शब्द भी उस हिसाब से ही लिखे हो। इतनी बड़ी यहाँ राम कहानी यहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ तो रिलेवेंट बातें बातें लिखनी, कम से कम शब्दों में ये काम करना है आपको। तो ये था हमारा विज्ञापन। तो ये हमारे जो विज्ञापन का, इसके विज्ञापन के ये अगला है, विज्ञापन के अथवा में आता है हमारा संदेश। तो संदेश कैसे लिखते हैं, देखिए बॉक्स रहना चाहिए, विज्ञापन में भी बॉक्स बनाना है, संदेश में भी बॉक्स बनाना है, बॉक्स से बाहर नहीं जाना है। देखिए संदेश विज्ञापन की बजाय मैं तो संदेश लिखने की सलाह दूंगा आपको, क्योंकि विज्ञापन में मेहनत थोड़ी ज्यादा है। उसमें ड्राइंग किसी बच्चे की अच्छी रहती है नहीं रहती है, अगर उससे रिलेवेंट आपने पिक्चर नहीं बनाई है, ड्राइंग नहीं की है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए संदेश लिखे। संदेश का फॉर्मेट हमने पहले भी बता रखा है। सबसे ऊपर संदेश का नाम लिखेंगे, फिर एक तरफ दिनांक या ये समय ऊपर नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं, या दूसरी तरफ भी समय लिख सकते हैं। इसके बाद जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ छोटी बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय बहन, अब वो परीक्षा में प्रथम स्थान आया है तो वो लिखे कि तुम्हें कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब ये बधाई है तो बधाई ही देनी है यहाँ, ये नहीं कि ऊपर हेडिंग वो बधाई का डाल दिया और उसमें बात दूसरी करने लग जाए। तो ये भी ध्यान रखना है। तुम अपने जीवन में इसी प्रकार मेहनत करती रहो और सफलता की राह पर बढ़ती रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना जो है पूरी हो, तुम हमेशा स्वस्थ रहो, मुस्कुराती रहो। तो तुम्हारी इस कामयाबी के लिए एक बार फिर दिल से बधाई। और तुम्हारा भाई, और अपना नाम यहाँ विकास और वीना है, तो भाई तो विकास है तो यहाँ विकास ही लिखना है, अब अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था, और आखिरी प्रश्न में विज्ञापन और संदेश में से एक चीज लिखनी थी। तो आपने जो, क्योंकि यहाँ देखिए बधाई लिखा हुआ है तो बधाई यहाँ नाम लिख दे। कई बच्चे यहाँ सिर्फ अकेला संदेश लिखते हैं, नहीं, जो संदेश का प्रॉपर नाम है वही आपने लिखना है। तो हमने अपनी इस वीडियो में इस पेपर के एक एक क्वेश्चन के बारे में ठीक प्रकार से प्रकाश डाला है। आपको एक एक जो जो गलतियां आप करते आए हैं या कर सकते हैं उन पर आपको समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से पढ़ें और इसमें जो बताई सुने, और इसमें जो बताई गई बातें हैं अगर उसको आप ध्यान में रखते हुए पेपर करते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। तो मेरी आप सभी के लिए यही भगवान से प्रार्थना है कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अंक लेकर के सफल हो। धन्यवाद।